हेलो स्टूडेंट। तो देखो बेटा, पिछली क्लास में हम लोग ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्साइड पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था, ठीक है, कि मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हो, मेटल ऑक्साइड। याद है ना? ठीक है, चलो भाई, तो आगे बेटा उसी ऑक्साइड में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग डाल लो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, कि भाई ये ऑक्साइड को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको पता है, काफ़ी चीज़ें नहीं होंगी, आओ सीखते हैं एक एक करके। तो देखो बेटा, है अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। तो देखो ऑक्साइड को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। एक है अपने पास सिंपल ऑक्साइड, एक क्या है बेटा अपने पास है, एक सिंपल ऑक्साइड, और दूसरा है अपने पास पॉली ऑक्साइड। ठीक है, दो टाइप के ऑक्साइड हैं, एक है अपने पास सिंपल ऑक्साइड और दूसरा क्या है अपने पास पॉली ऑक्साइड। अब बात समझना भाई, देखो बेटा सिंपल ऑक्साइड क्या होते हैं। सिंपल ऑक्साइड वो हैं जो नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करे। किसे फॉलो करे? नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करे। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे लिखा है फॉलो नॉर्मल वैलेंसी रूल। जो अपने पास सिंपल ऑक्साइड है वो ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करेंगे। अब बात समझना, ये नॉर्मल वैलेंसी रूल क्या है। जैसे देखो बेटा, अपने ए के ऊपर कहीं है +2, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, और बी के ऊपर है -1, ठीक है, कुछ ऐसा चार्ज दिया रहेगा, ए के ऊपर +2, बी के ऊपर -1। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ए के साथ 1 आएगा और ये 2 कहाँ जाएगा, बी के साथ। तो AB2 टाइप का फार्मूला बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो कर रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपल ऑक्साइड क्या होते हैं, जो नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करें। ठीक है, आओ देखो बेटा, अगला है अपने पास पॉली ऑक्साइड। तो देखो भैया, पॉली ऑक्साइड में तो बहुत सारे ऑक्साइड आएंगे। जैसे अपने पास आएगा परऑक्साइड। पॉली ऑक्साइड में क्या आता है बेटा, परऑक्साइड। परऑक्साइड के बाद कौन आएगा, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड फिर कौन आएगा बेटा, सब ऑक्साइड, और लास्ट क्या होता है, मिक्स ऑक्साइड। बात समझना, हम लोगों ने ऑक्साइड को दो टाइप में क्लासिफाई किया, एक सिंपल ऑक्साइड और दूसरा पॉली ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड वो होते हैं बेटा जो नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, पॉली ऑक्साइड में कौन कौन आते हैं, परऑक्साइड आता है, सुपर ऑक्साइड आता है, सब ऑक्साइड आता है और मिक्स्ड ऑक्साइड आता है। ठीक है, आओ एक एक करके थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं इसके बारे में। आओ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल ऑक्साइड। बेटा कई बार हो चुका है, अभी मैंने बोला कि सिंपल ऑक्साइड क्या होते हैं, हाँ बिल्कुल सही, जो नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करें। तो देखो वही लिखा है, दीज आर बाइनरी कंपाउंड, दीज आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विद अदर एलिमेंट एंड आर फॉर्म्ड फॉलोइंग नॉर्मल वैलेंसी रूल। देखो बेटा, दीज आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे बाइनरी कंपाउंड जो ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट के साथ बने, मिलकर के बने होते हैं और नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करते हैं। तो कोई भी बेटा एलिमेंट होगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, समझ पा रहे हो, मेटल के साथ जुड़ेगा, कोई नॉन मेटल है वो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो कोई भी अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो उसे क्या बोलोगे बेटा, ऑक्साइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें आप क्या बोलोगे, ऑक्साइड। ठीक है, और नॉर्मल वैलेंसी रूल को अगर वो फॉलो करेंगे तो उन्हें क्या बोलोगे बेटा, सिंपल ऑक्साइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा Na+ और आगे O के ऊपर 2-। तो देखो बेटा, नॉर्मल वैलेंसी रूल फॉलो कराओ इसमें। Na को ऐसे रखो, ये जो है +2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है, तो 2 यहां आ जाएगा, तो Na2 और O के साथ 1, Na2O लिख सकता हूं। देखो 2 यहां आ गया तो Na2O कर सकते हो। यहां पे देखो बेटा, 2 को यहां, 2 को यहां, क्या Mg2O2 लिखोगे? बोलो, यहां पे देखो 2 को यहां भेज दोगे, 2 को यहां भेज दोगे, Mg2O2। लेकिन बेटा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं MgO।
लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पे देखो Al के ऊपर +3 है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बनेगा, हाँ बिल्कुल सही, Al2O3। देखो 2 यहां भेज दिया, 3 यहां भेज दिया, क्या बन गया, Al2O3, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड ऐसे एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं बेटा और एक कंपाउंड बनाते हैं तो उन्हें आप क्या बोलोगे, ऑक्साइड, ठीक है। अगर वो नॉर्मल बैलेंसी रूल को फॉलो करते हैं तो उन्हें आप क्या बोलोगे, सिंपल ऑक्साइड, ठीक है। आओ देखो भाई आगे बात करते हैं हम लोग पॉलीऑक्साइड की। तो पॉलीऑक्साइड में पहला आता है बेटा अपने पास परऑक्साइड। क्या आएगा, परऑक्साइड। और परऑक्साइड में देखो क्या होंगे, एग्जाम्पल है H2O2 और Na2O2, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा, परऑक्साइड में अगर आपको OO लिंकेजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कौन से लिंकेजेस, OO लिंकेज दिखाई दे रहे हैं तो इस लिंकेज को आप बोलते हो परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हो, परऑक्साइड लिंकेज। OO लिंकेज को आप क्या बोलोगे बेटा, परऑक्साइड लिंकेज। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। चलो भाई आगे बात करते हैं। जैसे H2O2 है तो बेटा H2O2 का अगर मैं स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करना चाहूं तो क्या ऐसे कर सकता हूं, बोलो। यहां देखो क्या OO लिंकेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसे क्या बोलोगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऐसे यहां Na2O2 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहो तो H हटा दो, यहां पे क्या लगा दो, Na लगा दो, H हटा दो, क्या लगा दो, Na लगा दो। तो कहीं पर भी आपको OO लिंकेजेस दिखाई दे रहे हैं तो इस लिंकेज को आप क्या बोलते हो, परऑक्साइड लिंकेज। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, हाँ वेरी गुड, कितना होता है, -1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, -1। नॉर्मल ऑक्सीजन का कितना होता है, हाँ -2। परऑक्साइड का -1, सुपर ऑक्साइड का -12। याद है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला है अपने पास सुपर ऑक्साइड, ठीक। तो सुपर ऑक्साइड में जैसे एग्जांपल हो गया बेटा KO2। क्या हो गया, KO2। बताओ सुपर ऑक्साइड पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, हाँ बिल्कुल सही बेटा, -12। ये कई बार आप पढ़ चुके हो रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। अगला है अपने पास सब ऑक्साइड, ठीक। भाई सब ऑक्साइड क्या है, देखो बड़ा सिंपल है बेटा। लेस ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट देन नॉर्मल एटम, ठीक है। नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में लेस ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो। जैसे देखो बेटा अभी जब हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, CO बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। ये क्या है, जैसे ये कार्बन के ऑक्साइड है, यहाँ पे देखो कार्बन का ऑक्साइड है, CO हो गया, कार्बन का ऑक्साइड है, CO2 हो गया। तो यहाँ देखो एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो पर मोल यहाँ पे देखो बेटा, पर मोल अगर देखोगे तो हमेशा यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहे हैं या बराबर ऑक्सीजन मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो अगर पर मोल देखोगे तो देखो 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। समझ पा रहे हो, यहां देखो 3 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। मतलब सब ऑक्साइड आपको पहचानना है तो ऐसे पहचान सकते हो कि पर मोल ऑक्सीजन एटम यहां पे क्या होंगे, कम होंगे। जैसे देखो कार्बन 3 है तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। यहां की बात करें नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। लेकिन नॉर्मल ऑक्साइड में आप देखोगे तो ऑक्सीजन क्या होते हैं, ज्यादा अमाउंट में। तो वही लिखा हुआ है लेस ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट देन नॉर्मल एटम। ऑक्सीजन एटम क्या होंगे, कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे कंपैरिजन टू नॉर्मल एटम। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। चलो भाई आगे बात करते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे मैंने लिख दिया Fe3O4 Pb3O4, ठीक है। ये दोनों क्या है आपके मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मिक्सचर किसका है, जो Fe3O4 है बेटा वो FeO.Fe2O3 इन दोनों का मिक्सचर है। यहां पे प्लस नहीं लगा होगा बेटा, ध्यान रखना। अगर कभी पूछा जाए Fe3O4 किसका मिक्सचर है तो आप बोलोगे FeO का और Fe2O3 का मिक्सचर है, ठीक है। चलो भाई ऐसे में Pb3O4 की बात करूं, ये किसका मिक्सचर है, तो ये है बेटा PbO और PbO2 का मिक्सचर है। इतना क्लियर है, ठीक। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा। अगला है अपने पास नेचर ऑफ ऑक्साइड। भाई ऑक्साइड का नेचर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑक्साइड हमारा एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो कैसे हम लोग ऑक्साइड का नेचर डिसाइड करते हैं, तो बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है। देखो ऑक्साइड विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन।
बात समझना बेटा, हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑक्साइड ले लेते हैं, कोई भी ऑक्साइड दिया रहेगा, अब उसको वाटर में डालो, वाटर में डिसॉल्व करो। अगर बेटा आपको कोई एसिड मिल रहा है तो ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर आपने ऑक्साइड को वाटर में डाला, अगर कोई बेस मिल रहा है तो कैसा होगा, बेसिक होगा। समझ पा रहे हो? तो खैर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास जैसे एसिडिक ऑक्साइड, देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड में यहां पे कहा गया है कि ऑक्साइड which on dissolving in water gives acidic solution। ऐसे ऑक्साइड जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर कैसे सोल्यूशन दे बेटा, एसिडिक सोल्यूशन। तो ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड कहलाएंगे। जैसे देखो CO2 है तो CO2 कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। SO3 है कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। NO2 है कैसा ऑक्साइड है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब बात समझना ये क्यों एसिडिक ऑक्साइड है, यही से समझ सकते हो बेटा। जब CO2 की रिएक्शन आप किससे कराते हो, H2O से करवाते हो, तो देखो बनेगा क्या, यहां बनेगा H2CO3। क्या बनेगा, देखो H2CO2 और O जोड़ दिया, क्या बनेगा H2CO3। क्या कार्बोनिक एसिड बन रहा है, बोलो भाई। यहां की बात करें बेटा, SO3 और H2O ले लिया तो यहां क्या बन जाएगा अपने पास, H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4। देखो H2SO4। यहां की बात करें NO2 और H2 लोगे तो क्या बनेगा बेटा, HNO3। आप खुद बताओ मुझे, क्या तीनों ही केसेस में अपने पास एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब भी हम लोग बेटा किसी ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, अगर मुझे एसिड मिल रहा है या एसिडिक सोल्यूशन मिल रहा है तो वो ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब दिक्कत यहां आती है बेटा कि हमें बहुत सारे ऑक्साइड दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, या एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर किसका कम है, या पूछा जाएगा इनके एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो भाई हम लोग ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, आओ देखो। जैसे बेटा अगर कभी भी मुझे एसिडिक कैरेक्टर पता करना है तो देखो सिंपल है, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। हमें देखना क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हम बहुत डिटेल में आपको सिखा चुके हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे। ठीक, तो देखो हमें एसिडिक कैरेक्टर अगर चेक करना है तो क्या देखना पड़ेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लो। जिस सेंट्रल एटम का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। सॉरी, यहां पे देखो बेटा, आओ चेक करते हैं। N2O की बात करें, N2O, जरा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो एक में निकाल के बता दे रहा हूं। देखो नाइट्रोजन का निकालना तो उसको X मान लो, कितने हैं 2, तो लिखोगे 2X। ऑक्सीजन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा, -2 नॉर्मल, बराबर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0 लिख लो। तो 2X बराबर हो गया 2, तो X बराबर कितना आ जाएगा, +1। ठीक, तो यहां पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +1। ठीक, आगे देखो ऑक्सीजन पर होता है -2, तो 2 पर कितना हो जाएगा, -4, तो इसके कंपैरिजन में इस पर कितना आ जाएगा, +4। यहां देखो बेटा कि इस पर आ जाएगा +3। भाई एक ऑक्सीजन पर होता है -2 तो 3 पे होना चाहिए -6, तो पर एटम ले लो, 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, +3। ठीक है, आओ देखो बेटा, अब इसमें अगर मैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से नाइट्रोजन पे है, क्या NO2 वाले। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा और तीसरे नंबर पे ये होगा। ये ऑर्डर होगा इनके एसिडिक कैरेक्टर का। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। ये देखो बेटा P2O5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, हाँ वेरी गुड, +5। यहां देखो कितना होगा, 3 2 6, कितना हो जाएगा बेटा, +6, और यहां कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, बताओ बेटा ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको तो बेटा आप रेडॉक्स वाला नोट्स उठाओ और देखो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बहुत ढंग से सिखाया है। ठीक है, तो देखो भैया इस पर कितना आएगा, +5, इस पर कितना आएगा बेटा, +6, इस पर कितना आएगा, +7। तो आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? चलो भाई आगे बात करते हैं। बेटा यहां पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो नाइट्रोजन पर, कितना आएगा, देखो भाई इसको लिया 2X,
ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा +1। ठीक है, अभी यहाँ पे निकाला था N2, कितना आ जाएगा +1। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ गया +1। यहाँ NO की बात करें, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो इस पर कितना आ जाएगा बेटा +2। वेरी गुड, यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही, क्या +4, यहाँ पे बेटा कितना +3, यहाँ पर कितना +5। कर सकते हो ना, ठीक है, आसान है। चलो वेरी गुड, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे -2, तो बेटा 2 2 जा 4, इस पर आ गया +4। यहाँ 3 2 जा 6, लेकिन पर मोल लेना है, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा +3। यहाँ देखो 5 2 जा -10 होना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दिया +5। अब आपको बताना है कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, तो बताओ क्या सबसे ज्यादा होगा N2O5 का। N2O5 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे किसका होगा NO2 का, क्योंकि कितना है +4। यहां पे देखो बेटा N2O3 की बात करें तो +3 है, तीसरे नंबर पे इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो फिर +2 है, फोर्थ नंबर पे एसिडिक स्ट्रेंथ इसका हो जाएगा, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा N2O का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका हो उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और सबसे लास्ट में सबसे कम एसिडिक ये होगा। क्लियर? आओ यहां पे चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बोलो कितना आएगा +1। भाई देखो क्लोरीन को आपने क्या माना x, तो 2x, ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं, 2 उधर ले जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ गया +1। ठीक, तो कितना आ गया +1। यहां देखो बेटा कितना आएगा, हाँ बिल्कुल सही, कितना आ जाएगा +4। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2, 2 2 जा 4, इस पर आ गया +4। यहां पे देखो बेटा कितना आएगा, बिल्कुल सही +3। यहां पे कितना आएगा, वेरी गुड +5, यहां पर +7। कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया तो एसिडिक कैरेक्टर भी बता दो। भाई जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और देखो भाई +7 है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। फिर +5 दूसरे नंबर पे ये है, फिर बेटा +4, यहाँ पे ध्यान देना, ये नहीं कि सीक्वेंस वाइज इसको कर लो, यहाँ पे देखो फिर तीसरे नंबर पे ये होगा, फोर्थ नंबर पे ये होगा, और फिफ्थ नंबर पे ये होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख करके एसिडिक कैरेक्टर बता सकते हो कि किसका एसिडिक कैरेक्टर कम है, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। एक पॉइंट यहां पे देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सम मेटालिक ऑक्साइड इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड, यहां पे ध्यान देना बेटा, सम मेटालिक ऑक्साइड, कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड समझ रहे हो, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। ठीक है, सम मेटालिक ऑक्साइड इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जिसमें मेटल अगर अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, कैन बिहेव एज एसिडिक ऑक्साइड। तो किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, एक एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूं Mn2O7 की, बेटा Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +7, क्या अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। CrO5 की बात करें कितना आएगा +6, +10 कौन बोल रहा है भाई, +10 नहीं होगा ना बेटा, CrO5 की बात करेंगे भाई। यहाँ पे देखो क्या ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बेटा ये सब रेडॉक्स में मैंने सिखाया है यार। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप नॉर्मल रूल अभी तक सर बोलो कि सर आपने ऑक्सीजन का -2 लेके, बेटा परऑक्साइड केस में -1 होता है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, इस पर -2, इस पर -1, -1, -1, -1। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो, 1 1 1 1, 4 ये हो गए एंड 2 कितना आ गया बेटा +6। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ठीक, तो आप बेटा इतना कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई
मैंने बताया कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कोई एलिमेंट है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड आपके एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक कैसे पहचानते हो बेटा? अपने पास कोई ऑक्साइड दिया हुआ है, अगर उसकी रिएक्शन आप वाटर से कराते हो, अगर मुझे एसिड मिलता है तो उसे आप क्या बोलते हो? एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला है अपने पास बेसिक ऑक्साइड। सॉरी, यहां पे देखो बेटा, बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो वही सेम चीज, ऑक्साइड विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ऑक्साइड जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर मुझे बेसिक सोल्यूशन मिल रहा है या कोई बेस मिल रहा है तो ऐसे ऑक्साइड को आप क्या बोलते हो बेटा? बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। वही चीज लिखा है, ऑक्साइड विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म बेसिक सोल्यूशन। आगे देखो बेटा क्या लिखा है, मेटालिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब मेटल के साथ जो ऑक्साइड बनाते हैं, वो जनरली कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। खैर आओ देखो, यहां पे Na2O है, क्या सोडियम मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, मैग्नीशियम भी मेटल है, कैल्शियम भी क्या है? मेटल है। तो इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये सब क्या है बेटा? मेटालिक ऑक्साइड। अब जब मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग वाटर से करवाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं, तो देखो क्या बनेगा, यहां 2Na, मैं लिख सकता हूं 2NaOH। देखो बेटा क्या सोडियम, यहां पर अपने पास NaOH बेस बन रहा है, ठीक। देखो 2Na है, 2O हो गया और 2H हो गया, तो 2NaOH हो गया। समझ पा रहे हो? आगे देखो भैया, Mg, यहां पर क्या लिख सकते हो बेटा? MgOH का होल ट्वाइस। देखो ये इसका हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक है। मैग्नीशियम का बेस है, ठीक। यहां पे देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कर सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना कि जब हम लोग कोई मेटालिक ऑक्साइड लें या कोई भी ऑक्साइड लें बेटा, उसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से करवा रहे हैं, अगर मुझे बेसिक सोल्यूशन मिल रहा है, तो जो ऑक्साइड हमारे पास प्रेजेंट है वो कैसा होगा? बेसिक ऑक्साइड होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। लास्ट टाइम मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अगर अपने पास कोई ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन आपने कराई, मुझे एसिडिक सोल्यूशन मिल रहा है, तो ऑक्साइड हमारा एसिडिक होगा। अगर हमारे पास कोई ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन वाटर से करवाई, अगर मुझे बेस मिल रहा है, तो वो ऑक्साइड अपना कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। बात करते हैं बेटा बेसिक कैरेक्टर। जैसे हम लोगों ने एसिडिक कैरेक्टर देखा था कि एसिडिक कैरेक्टर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर लेते थे। भाई जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता था, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता था, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता था। यहां पर देखो बेटा, बेसिक कैरेक्टर अगर आपको देखना है तो बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक नेचर। बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? मेटालिक नेचर के। भाई मेटालिक नेचर जितना ज्यादा होगा, बात समझना बेटा, मेटालिक नेचर जितना ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अब दिक्कत भाई तब है कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे पहचाने बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट याद करो। देखो मैंने लिखा था ली न का रब कस, FR लेते नहीं है, रेडियो एक्टिव होता है। तो गोइंग डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है? ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है? ठीक है। यहां पर देखो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ठीक है। तो ली ना का रब, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है बेटा, तो इसका मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पे देखो भैया, यहां तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ गया। यहां पे क्या कॉपर का ऑक्साइड है, यहां पे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। दिक्कत है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। मैंने कई बार आपको बताया है बेटा कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, वहीं पे एस ब्लॉक में बताया है, जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट का डी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होता है। एक बार फिर से समझना, जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट का डी ब्लॉक एलिमेंट से हमेशा ज्यादा होता है। तो बताओ, क्या मैग्नीशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है? कॉपर क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। बोलो भाई, ठीक है। तो ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, मैग्नीशियम इस ब्लॉक एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जब इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बेटा यहां पर इसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है।
आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने एसिडिक ऑक्साइड डिस्कस किया, बेसिक ऑक्साइड डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएं। बात समझना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएं, उन्हें आप क्या बोलते हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, बात समझो, यहां पे ध्यान देना बेटा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें, यहां देखो वही चीज लिखा है, ऑक्साइड व्हिच कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएं तो उन्हें आप क्या बोलते हो बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कुछ मेटल हैं, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, यहां पर देखो क्रोमियम, गैलियम, बेरिलियम। ठीक है, ऑलवेज फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये सब क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। ये जब बनाएंगे ऑक्साइड तो क्या बनाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, जैसे मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम, बहुत फेमस एग्जांपल है Al2O3। देखो क्या एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया? एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ा बेटा? ऑक्सीजन। अब आप खुद बताओ यार, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, बताओ बेटा क्या एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? ये भी क्या? Al2O3 दोनों क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन HCl से कराई, क्या एसिड से कराई? इसकी रिएक्शन NaOH से कराया, क्या बेस से कराया? तो जब मैंने इसकी रिएक्शन एसिड से भी कराई, बेस से भी कराई, जब एसिड से कराया तो बना AlCl3 और साथ में H2 गैस निकल रहा है। जब बेस से रिएक्शन कराया तो बन रहा है बेटा सोडियम मेटाइल्यूमिनेट और साथ में H2 गैस निकल रहा है। मतलब क्या यहां पर जो Al2O3 है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है? बोलो भाई, ठीक है। जब ये एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है बेटा, तो ऐसे ऑक्साइड को आप क्या नाम देते हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा। हम लोगों ने एसिडिक पढ़ा, बेसिक पढ़ा, न्यूट्रल पढ़ा। एक बार साथ में बोलो बेटा। एसिडिक वो होंगे कि ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे। बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे? जो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे। एम्फोटेरिक क्या होंगे? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड को आप क्या बोलते हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड। ये तो सिंपल है यार, न्यूट्रल है मतलब ना एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना ही बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ना एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है ना बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। काम बन गया अपना। इधर देखो, ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस। एग्जाम्पल क्या है? CO अच्छे से जानते हो, N2O, NO, ये सब क्या है बेटा? न्यूट्रल ऑक्साइड हैं जो ना एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और ना ही बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो भाई आगे बात करते हैं इसी में बेटा। ऑक्सीजन फैमिली में एक कंपाउंड हमें पढ़ना है, ओजोन। ठीक है, तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। यहां देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है। अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट से रिप्लेस करना चाहूं तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखाया है। यहां पे जो डोनर साइट है, इधर देखो बेटा, जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पर प्लस लगा दो, जो ले रहा है उस पर यहां पे एरो की तरफ क्या लगा दोगे? माइनस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? कोवैलेंट से। और सिंपल है, बोथ OO बॉन्ड आर आइडेंटिकल। दोनों OO बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या होंगे? आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि इनमें रेजोनेंस होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस की वजह से जो दोनों OO बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर? आगे देखो भैया, इनका अभ्यास ज्योमेट्री और ये शेप तो मैंने बहुत बार बताया है आपको। ठीक है, क्या होता है? वेंट शेप होता है या फिर आप बोल सकते हो एंगुलर शेप। ठीक है, जो ओजोन होता है वो वेंट शेप होता है या फिर एंगुलर शेप। ठीक है, आगे देखो बेटा, आउट ऑफ O2 एंड O3, आउट ऑफ O2 एंड O3, जब हम लोग O2 और O3 की बात करें, ठीक है, याद है ना? ठीक है, ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स, O2 और O3 की बात करें तो O2 इज मोर स्टेबल। जो O2 होता है वो क्या होता है बेटा? ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, O2 और O3 की बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? भाई O2 इज मोर स्टेबल। जो O3 होता है बेटा, O3 इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल। जो O3 होता है वो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है। आगे देखो, इट इज स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट्स इनटू O2। जो अपने पास O3 होता है वो खुद ब खुद O2 में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा बेटा कि जो ओजोन होता है, ठीक है, उसका शेप क्या होता है? वेंट शेप होता है या फिर एंगुलर शेप होता है।
बोल सकते हो। उसके जो ओ ओ बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। क्यों आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि उसमें रेजोनेंस पाया जाता है। समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे मैंने बताया कि O2 और O3 की बात करें तो बेटा O2 ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू O3। O3 क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है। देख लो वही चीज लिखा है, O3 इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद ब खुद O3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 में। क्लियर है, ठीक। चलो भाई इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो लिखा है कि स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट्स इनटू O2। जो O3 है वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, O2 में। और इसमें डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, यहां पर हीट रिलीज होती है। तो बताओ बेटा हीट निकलेगी तो प्रोसेस एंडो या एक्सो, हाँ बिल्कुल सही। कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होगा। आगे देखो जब O3 अपने आप टूटता है किसमें बेटा, O2 में, ठीक। तो क्या बनता है, O3 इज इक्वल टू O2 प्लस O। क्या अपने पास एक नेसेंट ऑक्सीजन, हिंदी में बोले तो नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पे देखो O3 इज इक्वल टू O2 प्लस O, यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन का काम क्या होता है, देखो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, जब ओजोन O2 में कन्वर्ट होता है तो साथ में क्या मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन कैन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसकी तरह बिहेव करने लगता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है। कौन, ओजोन, ठीक। भाई क्यों, कोई पूछे कि ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव क्यों करता है, तो आप बताओगे कि ओजोन स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद किस में टूट जाता है बेटा, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। तो नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। अब देखो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो देखो SO2 लिया, ऑक्सीडाइज किया किसमें बेटा, H2SO4 में। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या आएगा, +6। यहां देखो क्या आएगा, +4। तो +4 से कहां जा रहा है, +6 में, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां देखो, यहां ओजोन की बात करें तो बेटा Ki है, आयोडीन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या -1। यहां I2 कितना होगा भैया, 0 होगा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। तो -1 से 0 क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है बेटा, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलो भाई एक लास्ट रिएक्शन और है बेटा यहां पर, रिएक्शन विद NO। रिएक्शन विद NO, अगर हम लोग बेटा इस नेसेंट ऑक्सीजन या हो सकता है ओजोन ही दिया रहे, इसकी रिएक्शन NO से कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, NO2। इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि NO इज जनरेट्स फ्रॉम जेट प्लेन फ्यूम, ठीक है। जो जेट प्लेन हवाई जहाज वगैरह होते हैं तो उनके धुएं में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, NO गैस। समझ पा रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। हम लोगों ने एसिडिक ऑक्साइड डिस्कस किया, बेसिक ऑक्साइड डिस्कस किया, न्यूट्रल ऑक्साइड डिस्कस किया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिस्कस किया, ठीक है, और ओजोन पढ़ा। क्लियर है बेटा, ठीक। एक बार बस लास्ट टाइम मैं आपसे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पूछना चाहता हूं, वाटर के साथ अगर रिएक्ट होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा अगर कोई ऑक्साइड, अगर एसिड बना रहा है तो एसिडिक, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बना रहा है तो बेसिक, अगर एसिड और बेस दोनों के साथ कोई ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो वो एम्फोटेरिक, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो बेटा आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी करो, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे जो हमें पढ़ना है वो है अपने पास सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन के कंपाउंड पढ़े, ऐसे ही आओ फिर सल्फर के कुछ और कंपाउंड डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं सल्फर के एलोट्रोप्स के बारे में। काफ़ी चीज़ें इसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको सल्फर का कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई थी, S8 पढ़ाया था, S6 पढ़ाया था, याद है बेटा, हाँ बताओ। जैसे S8 का जरा स्ट्रक्चर बताओ, क्या क्राउन याद है, ठीक है। चलो भाई यहाँ की बात करें, यहाँ पे देखो बेटा जो एलोट्रोप्स होते हैं सल्फर के, वो पहला एलोट्रोप्स क्या होता है, यहाँ पे देखो बेटा क्या है अपने पास, अल्फा सल्फर, ठीक है। और ये सल्फर का रोम्बिक फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हो आप, अल्फा सल्फर या फिर रोम्बिक फॉर्म। अब बताओ बेटा क्या रोम्बिक फॉर्म सल्फर का S8 होता है, ये मैंने पढ़ाया है कि S8 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा सल्फर का रोम्बिक फॉर्म, ठीक है।
आगे देखो बेटा, दूसरा क्या है, दूसरा एलोट्रोप क्या है भाई सल्फर का, वो है अपने पास बीटा सल्फर। ठीक, तीसरा क्या है, S2 है, तो अगला क्या है, S6 है, फिर अगला क्या है, S20 है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक, तो देखो बेटा, अल्फा सल्फर पहला हो गया, रोम्बिक फॉर्म बोल लो या फिर S8 बोल लो। दूसरा क्या है अपने पास, बीटा सल्फर। हम बात करते हैं S2 की। आप याद करो, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है कि अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हाँ, डायमैग्नेटिक किस किस को छोड़ करके, 10, 16 एंड 32 को छोड़ करके। याद है बेटा? अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। यहां पे देखो बेटा, सल्फर 16, एटॉमिक नंबर 16 दूना 32, 16 2 जा 32। ठीक है, यहां पे 32 हो गए, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 32, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 32। 32 इवन है कि ऑड? इवन है, तो होना चाहिए बेटा डायमैग्नेटिक। लेकिन आप मुझे बताओ क्या 10, 16 और 32 मैंने एक्सेप्शन बताया है? ठीक है, आपको एमओटी में पढ़ाया है। ठीक, तो बेटा ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। S2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक। S6 ये देखो, अभी आप पिछली क्लास में मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया था। कौन सा फॉर्म होता है बेटा, चेयर फॉर्म होता है। जो S6 होता है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये जो अपने पास S8 होता था, क्या क्राउन फॉर्म, याद है? इसको एक नाम और देते थे, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। याद है बेटा, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, याद है? चलो भाई आगे बात करते हैं। S20 की बात करें बेटा, S20 की बात करें, ये कैसा होता है, ऐसे बिल्कुल लगातार जुड़ता चला जाता है। ठीक है, जिगजैग फॉर्म में, टेढ़े मेढ़े फॉर्म में सल्फर लगातार जुड़ता चला जाता है। चलो भाई, खैर ये सल्फर के एलोट्रोप्स हो गए, एक अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, S2, S6, S20, ये इतने हो गए। आओ भाई, अब ये चीज सीखते हैं बेटा, अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर कैसे बनाते हैं। आओ देखो, विलो 369 केल्विन, बात समझना, विलो 369 केल्विन अल्फा सल्फर इज स्टेबल। जो अपने पास अल्फा सल्फर है वो 369 केल्विन से नीचे, 369 टेम्परेचर जो है बेटा, 369 केल्विन टेम्परेचर है, उससे नीचे विलो 369 केल्विन टेम्परेचर अल्फा सल्फर इज स्टेबल। इस टेम्परेचर से नीचे अल्फा सल्फर क्या होता है, स्टेबल होता है। दिमाग में बिठा लो बेटा, 369 केल्विन से नीचे अल्फा सल्फर क्या होता है, स्टेबल होता है। सेकेंड पॉइंट, अबव 369 केल्विन अल्फा सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू बीटा सल्फर एंड एग्जिस्ट। ठीक है, अगर बेटा मैं 369 केल्विन से ऊपर की बात करूं, अगर मैं 369 केल्विन से ऊपर की बात करूं तो वहां पर अल्फा सल्फर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बीटा सल्फर में। यहां पे देखो, अबव 369 केल्विन, इस टेम्परेचर के ऊपर अल्फा सल्फर जो होता है is converted into beta sulfur and exist। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पे देखो मैंने लिखा है अल्फा सल्फर, अबव 369 केल्विन, इस टेम्परेचर से ऊपर ये जो अल्फा सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बीटा सल्फर में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? उससे नीचे अल्फा फॉर्म खुद स्टेबल होता है। ये देखो, बिलो 369 केल्विन अल्फा सल्फर इज मोर स्टेबल। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। ये जो 369 केल्विन है, जो बेटा अल्फा को बीटा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, 369 केल्विन, इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ध्यान रखना, ठीक, अल्फा और बीटा के लिए आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, तो आप बोलोगे 369 केल्विन। ठीक है, ये टेम्परेचर क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। आगे देखो, S2 एग्जिस्ट अबव 1000 केल्विन। यहां पे देखो बेटा, 1000 केल्विन से ऊपर क्या एग्जिस्ट करता है, S2। अगर टेम्परेचर 1000 केल्विन से ऊपर है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, S2। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला है बेटा अपने पास हाइड्रोजन सल्फाइड। हम लोग H2S की बात करते हैं बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं। देखो, कलरलेस पॉइजनस गैस व्हिच रॉटन एग स्मेल। इसका क्या मतलब है, एक कलरलेस होती है, पॉइजनस गैस होती है और इसमें से सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है। समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, ये क्या होता है, पॉइजनस होता है, कलरलेस होता है, पॉइजनस होता है और इसमें रॉटन एग, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो आगे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। ठीक है, ये नीले ज्वाला के साथ जलती है। समझ पा रहे हो? जैसे H2S को अगर हम वर्न करें, ठीक है, उसे जलाएं
तो बेटा हमें कौन सा फ्लेम मिलेगा? ब्लू फ्लेम, ठीक है, एक नीले कलर का फ्लेम मिलेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, H2S को बर्न करोगे तो कैसे बर्न होगा बेटा? बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। देखो H2S को ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न करते हैं, SO2 और H2O मिलता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, यहाँ पे देखो बेटा, रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर क्यों? आप सोचोगे H2S रिड्यूसिंग करेक्टर क्यों? ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ H है और H है। देखो क्या इसके पास H प्रेजेंट है, H, ठीक है, तो ये अपना H+ दे भी तो सकता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन, याद है? ठीक, तो ये क्या शो कर सकता है? H2S अपना H+ दे सकता है, मतलब ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो बेटा, अगर अपने पास H2S है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, यहाँ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, H2S है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2S खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर में, और एक क्या बनाता है? टर्बिड सोल्यूशन। टर्बिड सोल्यूशन समझते हो बेटा? धुंधला सोल्यूशन। जैसे आप थोड़ा सा वाटर ले लो, एक ग्लास वाटर ले लो, उसमें 2-3 बूंद मिल्क डाल दो, ठीक है, आपको एक ऐसे धुंधला कलर, ट्रांसपेरेंट तो दिखेगा नहीं, हल्का सा क्या होता है? टर्बिडिटी दिखाई देती है, समझ पा रहे हो? तो उसी टाइप का कुछ सोल्यूशन बन जाता है। तो अगर टर्बिडिटी वाला सोल्यूशन दिख गया यहाँ पर, तो H2S के साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सल्फर, ये H2S किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फर में, और जो सोल्यूशन का कलर कैसा होता है? टर्बिड, ठीक है, एक धुंधला कलर, मटमैला कलर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक, आओ देखो भाई, जैसे यहाँ पे देखो H2S क्या रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा बेटा? यहां पर देखो SO2, तो इसको क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, और खुद कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। यहां पे देखो, यहां पर -2 और यहां कितना हो जाएगा? 0। क्या खुद का इसका देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यहां पे देखो -2 और यहां देखो 0, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, -2, या ऐसे भी बोल सकते हो कि MnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ पा रहे हो? ठीक, तो बस इतना आपको याद रखना है बेटा इसमें, कि जब H2S की रिएक्शन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होती है, ठीक है, तो हमें किसमें H2S किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर में, और उस सोल्यूशन का कलर कैसा होता है? टर्बिड कलर, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो टर्बिडिटी फॉर्म होती है, और वो टर्बिडिटी किसकी होती है? सल्फर की होती है, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट और है इसमें, आओ, एसिडिक नेचर ऑफ H2S। H2S के एसिडिक नेचर की बात करें, आप खुद देखो बेटा, H2S को तोड़ो, देखो H2S, तो एक H+ और HS- ऐसे तोड़ दिया, नहीं समझ पा रहे हो? अरे भैया, जैसे आप H2O तोड़ते थे तो कैसे तोड़ते थे? H+ और +OH-, ऐसे तो तोड़ते हो बेटा। तो यहां देखो H2S की बात करें तो H+ और +HS-, फिर इसको उठा लिया बेटा, यहां HS-, इसको फिर से तोड़ा, ठीक है, तो बेटा देखो यहां HS-, इसको फिर से तोड़ोगे तो H+ और S के ऊपर 2-, देखो तो भाई ये कितने H+ डोनेट कर सकता है? क्या एक H+ एक बार में, फिर दोबारा H+, तो कितने H+ दे सकता है बेटा? 2। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि ये वीक डाई बेसिक एसिड है। कैसा है? एक वीक डाई बेसिक एसिड। ओके बेटा, ठीक, तो आज बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, आप इतना रिवाइज करो, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।